इस कड़ी में हम IBS से कैसे निजात पाएँ इसके बारे में समझेंगे। विगत के वीडियो में IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है, क्यों होता है, इसके बारे में हमने समझा और आज हम ये देखेंगे कि योग और प्राणायाम के माध्यम से कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि कल विगत के वीडियो में हमने देखा था कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वही कंट्रोल करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो हम क्या करें? सबसे पहले इसमें हम योग के बारे में समझेंगे। आसन, देखिए आसन कौन सा करना है हमको। तो सबसे पहले आप वज्रासन में बैठें। वज्रासन में बैठने के लिए घुटने को मोड़ेंगे और ये इस पोजीशन, ये देख लीजिए, ये पैर में पैर सटा रहेगा और ऐसे हम बैठेंगे। तो ये वज्रासन में बैठने का हम पहला आसन वज्रासन। वज्रासन में कहा गया है कि अगर आप वज्र भी खाएंगे तो पच जाएगा। यही एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। कम से कम मिनिमम 5 मिनट इस पोजीशन वज्रासन में हम बैठेंगे तो मेरा पाचन क्रिया बिल्कुल मजबूत होगा। वज्रासन, बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखें और इस मुद्रा में आप बैठें। तो ये वज्रासन हुआ। अब आइए देखिए कि आप सुखासन में बैठ जाइए। ये सुखासन, और सुखासन में बैठने के बाद आप 5 टाइम लंबा सांस लीजिए और लंबा सांस छोड़िए। अब देखिए, अब आपको मेनली ये आंत के लिए है। तो हम क्या करेंगे कि इस हिसाब से बैठेंगे और सांस लेते हुए और छोड़ते हुए ये मूव करेंगे। ये देखिए, क्लॉकवाइज। दूसरा आसन ये क्लॉकवाइज। ये कम से कम इसमें सिर्फ आपका कमर के ऊपर का भाग, इसको कम से कम 10 टाइम। फिर लेफ्ट से ये आप देखिए कि आपके आंतों का मसाज हो रहा है। आंत बिल्कुल आपका मूव कर रहा है, इसका मसाज। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम कर सकते हैं। अगर जो आदमी सुखासन में नहीं बैठ सकता है तो आप इस मुद्रा को भी लगा सकते हैं, एड़ी को अपने इसके पास, और फिर इसको हम ऐसे पूरा घूमेंगे। ये देखिए, और क्लॉकवाइज। ये दूसरा। तीसरा कि आप बैठिए और लंबा सांस लेते हुए हाथ को ऊपर और लेफ्ट साइड पूरा झुकेंगे, बेंड करेंगे। फिर सांस को भरते हुए ऊपर, फिर सांस को छोड़ते हुए दाहिना साइड बेंड करेंगे। फिर लेते हुए ऊपर। इसमें ये ख्याल रखना है, ये पोर्शन में खींचा हुआ आएगा, ये आपको महसूस करना है। ये देखिए, सांस लिए और छोड़ते हुए, फिर लेते हुए, फिर छोड़ते हुए। ये दूसरा आसन।
इसको कम से कम 5 टाइम करेंगे। अब क्या करना है, आपको पैर को फैला लेना है और जानु शीर्षासन, ये देखिए, इसको मोड़ लीजिए और आप सांस को छोड़ते हुए और इसको इसमें सटाएं, फिर सांस को भरते हुए ऊपर। दूसरे साइड से छोड़ते हुए दूसरा आसन करेंगे। इसको भी हम मिनिमम 5 टाइम करेंगे। देखिए, अब आपको क्या करना है कि लेट जाना है, लेट जाना है और लेट जाइए और लेट करके ये पूरा लेटना है और लेट करके हाथ को इस साइड ले जाए और पैर और हाथ को खिंचाओ, पैर को और हाथ को खींचेंगे, हाथ को ऊपर की ओर, पैर के नीचे की ओर पूरा। सांस भरते हुए और छोड़ते हुए, पुनः सांस भरते हुए। तो आप देखेंगे कि इस पर आपका खिंचाव हो रहा है। ये दूसरा आसन करेंगे। फिर ये सेतुबंधासन, इसमें सेतुबंधासन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। सांस भरते हुए ऊपर उठना है और जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो सांस को रोकेंगे नहीं, बल्कि सांस लेते रहेंगे और थोड़ा देर टिकेंगे। फिर पुनः सेतुबंधासन, इस क्रिया को कम से कम 5 बार करिए और रुकना भी है थोड़ा देर। सेतुबंधासन ये अगला आसन था। सेतुबंधासन के बाद देखिए इसका विपरीत आसन होता है पवन मुक्तासन। सांस को छोड़ते हुए और इस क्रिया को करेंगे। फिर पवन मुक्तासन, इस क्रिया को करें। ये भी 5 टाइम, आप 10 टाइम भी कर सकते हैं। इस क्रिया को करें। नेक्स्ट आसन दाहिने पैर को बायां घुटना पर और इसको दबाना है और सांस छोड़ते हुए ये आपका पूरा हाथ का मसाज होता है। फिर सांस भरते हुए ये, फिर दूसरे पैर से इस क्रिया को भी हम ये देखिए, और इस क्रिया को भी हम 5 टाइम करेंगे। ये पूरा आपका हाथ का मसाज होगा। जो IBS का प्रॉब्लम है ये आपका दूर होगा। अगला आसन उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में एक पर असर पड़ता है, पीठी के बल जैसे लेटे हुए हैं और सांस भरते हुए पैर को उठाएंगे और थोड़ा देर टिकेंगे, फिर नीचे। शुरू में 35 डिग्री तक, फिर 45 डिग्री तक और टिके रहेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके आँख पर खिंचाव महसूस हो रहा है, फिर नीचे ले जाएंगे पुनः और फिर नीचे। ये देखिए,
फिर आप उठाइए और 90 डिग्री तक ले जाना है और इस पर टिके रहना है और धीरे 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 आपको। तो अगला आसन ये था। पुनः हम पेट के बल लेट जाएंगे और भुजंगासन, सांस को भरते हुए भुजंगासन, फिर छोड़ते हुए। इस क्रिया को भी हम 5 टाइम करेंगे। अब आइए अगला आसन आपको धनुरासन। धनुरासन में देखिए अपना पैर पकड़ना है, दूसरे का पैर नहीं, सांस भरते हुए टिकना है। तो हम अगर इतने आसन का अभ्यास करेंगे तो मेरा जो देखिए गैस का वायु का निष्कासन हो रहा है, जबकि मैं पहले भी कर चुका हूँ और आप लोगों के लिए जनहित के लिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो इतनी क्रिया आसन करने हैं और प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करेंगे, भ्रामरी करेंगे और इसमें भूल करके भी भस्त्रिका और कपालभाति, जिसको IBS का प्रॉब्लम है, वो भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम नहीं करेंगे। और अगर करना भी हो तो कोई अच्छे जो योग के जानकार हों उसके समक्ष करनी है, उसके जानकारी में करनी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको मालूम ही है कि हम बाएं से लेते हैं, दाएं छोड़ते हैं और दाएं से लेते हैं, बाएं छोड़ते हैं। तो इसकी कम से कम 5 मिनट जरूर करना चाहिए। और भ्रामरी ये देखिए, और कान के ढक्कन को बंद करते हैं और सांस लेते हैं। तो ये हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और अंत में आपको प्रणव ओम का उच्चारण जो सीधे आपका एब्डोमिनल एरिया पर पड़ता है, अ का उच्चारण करते हैं तो नाभि के पास बल पड़ता है, ऊ का करते हैं तो थायराइड ग्लैंड के, और म का करते हैं तो मुंह से सीधे ऊपर की ओर। 3 अक्षर से अ उ म। तो इसका कम से कम 21 बार अगर हम ओम का उच्चारण करेंगे तो आपका पूरा मन भी शांत हो जाएगा और पूरा एब्डोमिनल एरिया नॉर्मल होगा, क्योंकि इसका असर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। और अंत में रिलैक्स होने के लिए आप पुनः पिट्ठी के बल लेट जाएंगे और सिर्फ अ की ध्वनि करेंगे। अ की ध्वनि ये आप देखिए सांस लेंगे और अ की ध्वनि करने से आपके आंत पर पूरा असर पड़ता है, नाभि के। ये देखिए
रिलैक्स हो जाएंगे। थोड़ा देर शवासन में लेटेंगे। फिर बाएं करवट को करके हाथ को रगड़ेंगे और अपनी आंतों पर हाथ मेरा सही काम करे। तो ओम, ये छोटी सी जानकारी आपको दी गई कि जो IBS में है कि हम कौन सा ही आसन करें, कौन सा प्राणायाम करें। अगर इतना करते हैं और अपने दिनचर्या को सही करते हैं, डाइट को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि IBS में 3 चीज़ ही होता है जिसको ABC बोलते हैं। C से होता है कॉन्स्टिपेशन, B से क्या होता है कि आपका ब्लोटिंग ज़्यादा होगा या आपका पूरा डायरिया हो जाएगा, और A से क्या होगा, अल्टरनेट, चाहे डायरिया होगा चाहे कॉन्स्टिपेशन होगा। तो उसमें आपको डाइट को कंट्रोल करना है। जब डायरिया हो तो ज़्यादा फाइबरस चीज़ नहीं खाना है। जब नॉर्मल हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो आपको फाइबरस चीज़ खाना है। तो कहने का मतलब कि जो रीजनल और सीजनल डाइट है आपको लेना चाहिए। सुबह सुबह अगर हम फल का सेवन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। दोपहर में आप समझिए कि आप जो भी भोजन करना चाहते हैं वो करें, और उसके पहले सलाद खाएं, फिर भोजन करें। रात में भी थोड़ा सा सलाद खाएं, फिर भोजन करें। गेहूं का आटा का यूज़ बिना मिक्स किए हुए अदर, चाहे उसमें चना मिक्स करिए, रागी मिक्स करिए, या ज्वार मिक्स करिए, या बाजरा मिक्स करिए, तभी खाना चाहिए, वरना नहीं खाना चाहिए। क्योंकि गेहूं में ग्लूटेन होता है, वो आंत में जाके सट जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डाइट में मुख्य रूप से जो एलर्जिक फूड है, जिसमें गेहूं भी आता है, दूध, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, इसको बिल्कुल नहीं खाना है। अंडा, मांस, मछली, मूंगफली, ये सब सभी एलर्जिक फूड है। तो आपको ये देखना है कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी है। तो ये आपको स्वयं जज करना है, ये डॉक्टर जज नहीं कर पाएगा। आप इसको बंद करके देखें या सभी बंद कर दें, आप नॉर्मल आहार लें, और आपका निश्चित रूप से ये यौगिक क्रिया करेंगे और आहार का परिवर्तन करेंगे, सूर्योदय से पहले उठेंगे, तो आपका पेट ठीक रहेगा। आपका विचार, आपका थॉट सकारात्मक, पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। आप ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह से दूर रहिए, क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, ये जो निगेटिव थॉट है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ही झकझोर देता है। इसलिए इससे आपको दूर रहना चाहिए। इसके लिए सत्संग जरूर सुनिए, अच्छे लोगों का संग करिए। तो बंधु, ये छोटी सी जानकारी दी गई थी। अगर इतना आप अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे तो IBS का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आचार्य विजय योगा जरूर सब्सक्राइब करिए, और आप सभी को दिखाइए, अपने सगे संबंधी को भी शेयर करिए। धन्यवाद।